हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने प्राथमिक क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव पढ़ा था। प्राथमिक क्रियाएं यानी कि जो सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई है। इसके अंतर्गत हमने एकत्रीकरण, लकड़ी काटना, पशुपालन, मत्स्य और खनन, इन 5 क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव हम पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम कृषि पर पर्यावरण का प्रभाव पढ़ेंगे। यानी कि जब हम कृषि करते हैं तो उस कृषि का पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो कृषि जो है आपको पता है, कृषि के भी 2 प्रकार हैं, एक जीवन निर्वाह के लिए और एक व्यापार के लिए। जीवन निर्वाह के लिए कृषि का मतलब क्या है कि जब मनुष्य जो है बहुत ज्यादा मशीनरी का और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कृषि में नहीं करता है, बल्कि सीधे साधे तरीके से खेती करता है और अपना पेट भरता है, तो वो जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि है वो वास्तव में जीवन निर्वाह के लिए ही है। उसका पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव हम नहीं कह सकते। लेकिन उस कृषि में, कौन सी कृषि में? जीवन निर्वाह के लिए कृषि में जो उत्पादन है वो कम होता है ना। तो उत्पादन कम होने का अच्छा, अगर हम स्टार्टिंग से देखें कि हमें कृषि की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले तो हमारा एकत्रीकरण से और आखेट से, इन चीज़ों से काम चल जाता था। हमें खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या का आकार बढ़ा, हमें खेती की आवश्यकता पड़ी, हमें अनाज उगाना पड़ा। लेकिन जब जनसंख्या का आकार धीरे धीरे और बढ़ने लगा तो हमें खेती की मात्रा और बढ़ाने लगी, और बढ़ानी पड़ी। लेकिन आपको पता है कि जो खेती का आधारभूत तत्व है, यानी कि धरातल, भूमि, लैंड, वो क्या है? सीमित है। तो आप एक सीमित समय तक ही जो है अपनी खेती को विस्तार दे सकते हो। जब आपने पूरी पृथ्वी का लैंड अंडर एग्रीकल्चर ले लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि भूमि तो उतनी ही है ना, भूमि उतनी ही है, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और उत्पादन कैसे बढ़ेगा? उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें कृषि का रूप बदलना पड़ेगा। मतलब कि हमें जीवन निर्वाह से व्यापारिक कृषि पर आना पड़ेगा। व्यापारिक कृषि यानी कि उन्नत कृषि जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो व्यापारिक कृषि का मतलब क्या है? जब हम विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, जब हम इरिगेशन या सिंचाई के साधनों का प्रयोग करते हैं, है ना, और हम विभिन्न प्रकार की दवाइयों का और खाद, रसायन, इन सब का उपयोग करते हैं और मशीनरी का उपयोग करते हैं, ठीक है। मैकेनाइज्ड, उन्नत कृषि जिसे हम कहते हैं ना, उन्नत कृषि। तो ये जो उन्नत कृषि है, व्यापारिक कृषि, उन्नत कृषि जो है, इसने वास्तव में पर्यावरण को प्रभावित किया है, ठीक है। तो जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे अपनी उपज को बढ़ाने के लिए हमें जो है जीवन निर्वाह की अपेक्षा व्यापारिक कृषि पर आना पड़ा और हमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करना पड़ा, सिंचाई का प्रयोग करना पड़ा, विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग करना पड़ा, जिन्होंने हमारे पर्यावरण को प्रभावित किया है। तो अब ये जो जीवन निर्वाह के लिए कृषि है, ठीक है, जो व्यापारिक कृषि है, जो व्यापारिक कृषि है, व्यापारिक कृषि का मतलब जब प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने की लगातार कोशिश करते हैं, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। व्यापारिक कृषि मतलब जब हम प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर से हम कितनी उपज प्राप्त करेंगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसको कैसे बढ़ाते हैं? खाद, रसायन, उन्नत बीज और विभिन्न प्रकार की सिंचाई और मशीनीकरण, ठीक है। तो कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ते हैं या व्यापारिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव। सबसे पहले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। यहाँ इस कृषि को पढ़ते हुए आप ध्यान रखेंगे कि हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, है ना। यानी हम अपने खेत से ज्यादा पैदावार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम उसके लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे। अब उपज तो हमारी बढ़ रही है, नो डाउट, क्योंकि आज जो है 7 बिलियन से क्रॉस जो है हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की कर चुकी है और उन
सभी को भरपेट भोजन मिल रहा है, तो इसका मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका पर्यावरण पर और मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि जब हम रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो उस कीटों को तो मारते ही हैं, वो जो फसल को खराब करने वाले कीट हैं उनको तो मारेंगे, लेकिन वो उस अनाज में भी चले जाएंगे और उस अनाज को कौन खाएगा? हम खाएंगे। यानी कि वो जो तत्व हैं वो हमारे शरीर में भी गए, उसी अनाज को जो है हमारे पशु भी खाएंगे, यानी कि वो पशुओं के शरीर में भी गया, उस पशु से हमने दूध या मांस जो भी प्राप्त किया उसको हमने पिया, इसका मतलब फिर से हमारे अंदर वही रसायन है। तो इस तरह से ये जो रसायन है ये हमारी फूड चेन में शामिल हो जाते हैं और घूमते रहते हैं। सुना है ना कि पहले वाला देसी खान पान था, आजकल तो सब खाद का है। तो वो खाद क्या है? वो रासायनिक खाद की बात करते हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशक दोनों के दोनों हमारे भोजन का अंग बन चुके हैं, ठीक है। और न केवल हमारे भोजन का अंग बन चुके हैं, बल्कि इसने जो है मृदा की संरचना को भी बदल दिया है, यानी कि मृदा की जो संरचना है उसको भी उसने बदल दिया है। समझ में आया? जिस तरह ये रसायन हमारी बॉडी में प्रवेश कर रहे हैं, इसी तरह ये रसायन जो जमीन है, जो मिट्टी है, उसमें भी प्रवेश कर रहे हैं और जो है मृदा के जो प्राकृतिक उपजाऊपन है उसको नष्ट कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक डालने के बाद जमीन ऐसी हो जाती है कि अगले साल अगर आप उसमें वो खाद और रासायनिक खाद नहीं डालोगे तो पैदावार होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसका जो दूसरा तत्व है वो भूमिगत जल का प्रदूषण। भूमिगत जल का प्रदूषण कैसे होगा? ये जो रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ये सारी चीजें जो हैं ये क्या करेंगी? ये जल के माध्यम से, क्योंकि जो है हमने रासायनिक खाद डाली, कीटनाशक डाले, उसके बाद सिंचाई हुई, यानी कि उस मिट्टी पर पानी गिरा, पानी के साथ बहकर वो सारे के सारे रसायन नीचे जमीन में चले गए और नीचे जमीन में जाने के कारण जो है भूमिगत जल का प्रदूषण हुआ। इसी प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि ठीक है कि ये जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक हैं इन्होंने हमारी प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ाया है, ठीक है। इन्होंने हमारी पर एकड़ेज है ना, प्रति हेक्टेयर उत्पादन है उसमें निश्चित रूप से वृद्धि की है, लेकिन साथ ही साथ इसने जो है हमारी स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए गंभीर समस्याएं पैदा की। अब तीसरा पॉइंट हम देखें, अति सिंचाई, ओवर इरिगेशन। सिंचाई की आवश्यकता तो पड़ेगी जब हम कृषि कर रहे हैं, जहां प्राकृतिक रूप से वर्षा नहीं होगी वहां हम सिंचाई के माध्यम से जो है ना, सिंचाई के माध्यम से जो है खेती को करेंगे। तो ये जो अति सिंचाई है, अति सिंचाई का मतलब यह है कि जरूरत से ज्यादा सिंचाई जो है कर दी जाती है, लगातार जमीन पर पानी छोड़ा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि वो जमीन एकदम गीली रहेगी और गीली रहने से उसमें जमीन के नीचे जितने लवण हैं वो सारे के सारे तैरकर ऊपर आ जाएंगे और वो जमीन के ऊपर जो है उनकी एक वाइट सी परत बन जाएगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं लवणीकरण, यानी कि सारे लवण तैरकर जो है मिट्टी के ऊपर एक पतली परत बना लेंगे। इसको कहते हैं लवणीकरण और ऊसरीकरण, ठीक है, यानी कि एक नमकीन पानी की परत जो है इसमें बन जाती है। हाँ, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है अति सिंचाई का कि इंदिरा गांधी कैनाल का नाम आप सभी ने सुना है ना। इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पे है? राजस्थान में, है ना। राजस्थान के उत्तरी जिले में सतलज नहर से जो है इस कैनाल को, इस नहर को निकाला गया है ना, इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर के दोनों तरफ जो है, क्योंकि नहर है तो सिंचाई इतनी की गई है कि वहां पर मिट्टी में लवणीकरण और ऊसरीकरण की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार जो है भूमिगत जल के ह्रास की समस्या कृषि के कारण पैदा हुई है। भूमिगत जल के ह्रास की समस्या कैसे पैदा हुई है कि एक तो हम सिंचाई कर रहे हैं, अति सिंचाई कर रहे हैं, है ना, और अति सिंचाई कर रहे हैं और ऐसी फसलें बो
रहे हैं जो वास्तव में ज्यादा पानी मांगती हैं। अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कभी पूछ कर देखना कि ये जो हमारा इलाका है, ठीक है, साउथ हरियाणा, इसमें कभी गेहूं हुआ करता था क्या? पहले ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना, उनका जवाब ना होगा, है ना, पहले यहाँ गेहूं नहीं होता था। या नॉर्थ में अगर हम पूछें कि हरित क्रांति से पहले चावल होता था क्या? नहीं होता था। तो इसका मतलब हमने जो ज्यादा पानी की खपत वाली फसलें हैं उनकी खेती शुरू कर दी। जहां पर बाजरा उगाया जाना था, प्रकृति ने इस जमीन को बाजरे के लिए बनाया था, हमने यहाँ गेहूं की खेती शुरू कर दी, यानी कि ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। पानी के साथ साथ ये कितने सारे रसायन और कीटनाशक डले, ठीक है। जहाँ गेहूं बोया जाना था वहां पर हमने चावल बोना शुरू कर दिया, यानी कि और ज्यादा पानी की खपत। तो इस तरह जो है पानी की बहुत ज्यादा मात्रा हम सिंचाई में और कृषि में प्रयोग करते जा रहे हैं, जिसके कारण भूमिगत जल का ह्रास होता जा रहा है। और इसके कारण भूमिगत जल का जो तल है, ठीक है, भूमिगत जल का जो तल है वो प्रति वर्ष नीचे जाता जा रहा है। 1 मीटर प्रति वर्ष नीचे जाने की जो है दर भूमिगत जल की एक जनरल सेंस में कही जाती है। बाकी ऐसे इलाके जहां पर बहुत ज्यादा पानी वाली खपत वाली फसलें बोई जाएंगी, वहां पर भूमिगत जल का तल और नीचे चला जाएगा, क्योंकि भूमिगत जल क्या है? स्टोर हाउस है, जहां पर वर्षा के द्वारा जल संचित होता है और फिर नलकूप के द्वारा हम निकाल लेते हैं। नलकूप के द्वारा या कुओं के द्वारा हम उतना ही निकालें जितना संचित हुआ है तो ठीक है, लेकिन संचित तो कम हो रहा है और हम निकाल ज्यादा रहे हैं, तो क्या होगा? निश्चित रूप से जल के तल में कमी आएगी। आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे डालोगे ही नहीं और निकालते रहोगे, तो क्या होगा? कमी तो आएगी। वही चीज यहाँ लागू हो रही है कि भूमिगत जल का जो तल है वो लगातार नीचे जाता जा रहा है और प्रति वर्ष इसके नीचे जाने की जो दर है वो वास्तव में चिंताजनक है। अगला जो पॉइंट है वो है वनों का ह्रास। वनों का ह्रास यानी कि खेती के लिए हम जंगलों को साफ कर रहे हैं। पहले खेती का रूप क्या था? सबसे पहले खेती का रूप क्या था? झूमिंग कृषि थी, यानी कि वनों को साफ किया जाता था। 1-2 साल 3 साल जितना फसल ली जाती थी और उसके बाद उसको छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता था, है ना। लेकिन आजकल क्या है? परमानेंट एग्रीकल्चर। तो जब हम एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वनों के ह्रास को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जमीन उतनी ही रहनी है जितनी प्रकृति ने हमें दी है और मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उधर पूर्ति के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को पैदा करना पड़ेगा, अनाज पैदा करना पड़ेगा। और उस अनाज को पैदा करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको बढ़ाएं, एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाएं, यानी कि जो वन वगैरह जो कुछ है सब काट दो, वनों का ह्रास कर दो, केवल एग्रीकल्चर लैंड रहेगा, है ना। तो इस तरह हम वनों के ह्रास के द्वारा वनों का ह्रास कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड बढ़ाने के लिए। और दूसरा तरीका ये है मनुष्य की उदर पूर्ति का कि हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करें, जिसके लिए हम ये सब करेंगे, रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक, इन सबका प्रयोग जो है करेंगे। तो इस प्रकार जो है वनों का ह्रास हम एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं और जंगलों को साफ कर रहे हैं। जंगलों को साफ कर रहे हैं न केवल जो है खेती के लिए, बल्कि जो है विभिन्न प्रकार की पैकिंग और कितने सारे जो है काम होते हैं जिनके लिए हम वनों को साफ कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर के सप्लीमेंट्री के रूप में जो है काम करते हैं। तो इस तरह कृषि, या हम कहें कि जो आधुनिक कृषि है या व्यापारिक कृषि है, उसने जो है हमारे पर्यावरण को इतना प्रभावित किया है कि जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं वो जो है, अगर हम कहें कि आधुनिक कृषि की देन है तो गलत नहीं होगा। तो इस तरह प्राथमिक क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हमने 5 पॉइंट देखे, है ना। कौन कौन से? एकत्रीकरण, लकड़ी काटना, पशुचारण, मत्स्यन, खनन और कृषि, यानी कि 6 प्राथमिक क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव का मतलब है कि 6 क्रियाओं ने पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित
किया है। तो ये जो है प्राथमिक क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम द्वितीयक क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको पढ़ेंगे। तब तक जो है आप अपने इस टॉपिक को तैयार कीजिए। ओके।